हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करेंगे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अपने आंसर का हमें रीज़न भी बताना है कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू क्यों है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो फॉल्स क्यों है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। तो देखिए, हम ये एक पॉइंट लेते हैं पी। हमने एक पॉइंट पी लिया। अब हम इस एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हैं। एक लाइन हमने ये पास करी, एक लाइन हमने ये पास कर दी, एक लाइन हमने ये पास कर दी। तो देखिए, एक पॉइंट है, इन्होंने तो कहा है ओनली वन लाइन पास कर सकती है एक पॉइंट से, लेकिन यहाँ तो 3 लाइन हमने पहले से ही पास करा दी हैं। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो गई। और फॉल्स क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, ना कि एक लाइन। तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? तो स्टेटमेंट हमने क्या लिखी, पहले तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और रीज़न क्या है, सिंस थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास। हमारी कितनी ही लाइन पासेस हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। सो इन फिगर ऑल्सो इट कैन बी सीन दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिस थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासेस कर सकते हैं। अब हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या है? तो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब कि दो अलग पॉइंट दिए हुए हैं और उनसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो रही हैं। देखिए, एक हमने पॉइंट लिया ए, एक दूसरा पॉइंट लिया हमने बी। 2 पॉइंट हैं। अब इन 2 पॉइंट से हम क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं? नहीं, ओनली वन लाइन पास कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? अब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। स्टेटमेंट तो फॉल्स है, बट इसका रीज़न भी तो बताना क्यों फॉल्स है। तो उसके लिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। सिंस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है। इन फिगर आल्सो, इस फिगर के अकॉर्डिंग भी इट कैन बी सीन दैट देयर इज़ ओनली वन सिंगल लाइन। ओनली एक सिंगल लाइन ही हमारी पास कर सकती है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी से। ओके, अब थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या दी हुई है? तो देखिए, स्टेटमेंट क्या है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। कोई टर्मिनेटेड लाइन है और वो प्रोड्यूस हो सकती है दोनों साइड, हम आगे कितने भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम एक पॉइंट लें ए, एक पॉइंट लें बी और ये लाइन बना दें। लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट है, जिनके एंड पॉइंट क्या है, ए और बी। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को टर्मिनेटेड लाइन बनाएं, मतलब कि टर्मिनेटेड लाइन क्या है कि जो बी पॉइंट है उससे आगे भी हम इस लाइन को बढ़ा सकते हैं और जो ए पॉइंट है उससे आगे भी हम इस लाइन को बढ़ा सकते हैं। तो ये टर्मिनेटेड लाइन होगी। अब देखिए, बी पॉइंट से भी ये लाइन आगे इंडेफिनेटली बढ़ती जा रही है, ए पॉइंट पे भी ये लाइन आगे इंडेफिनेटली बढ़ती जा रही है। इट मीन्स ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। दोनों साइड से हम इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? तो देखिए, स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। लेट ए बी एक टर्मिनेटेड लाइन है, इट कैन बी सीन, हम देख सकते हैं कि ये लाइन प्रोड्यूस हो रही है इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। अब अपनी फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं हम। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल, 2 सर्कल इक्वल हैं, देन देयर रेडियाई आर इक्वल। उनकी रेडियाई जो है वो इक्वल होगी। अगर हम 2 सर्कल बनाएं वो भी इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है, उनका जो सेंटर है वो इक्वल है, उनकी जो सरकमफ्रेंस है वो भी इक्वल है। इट मीन्स अगर सेंटर इक्वल है, सेंटर से सर्कल की जो ये सरकमफ्रेंस है उसका डिस्टेंस भी इक्वल ही होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या है? अब हमारी स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, उसके लिए हम रीज़न क्या देंगे,
इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं, देन देयर सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस विल कोइंसाइड, उनके सेंटर और सर्कमफ्रेंस कोइंसाइड करेंगे, मतलब ओवरलैप करेंगे। सेंटर भी सेम होगा, सेंटर से जो ये सर्कमफ्रेंस है इसका जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा, एंड हेंस द रेडियाई विल ऑल्सो इक्वल, इनकी जो रेडियाई है ओ पॉइंट से यहाँ तक की पी पॉइंट तक की दूरी जो होगी वो इक्वल होगी। इट मीन्स इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल। अब आते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट पे। तो फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या गिवन है, इफ़ ए बी एंड पी क्यू इक्वल है, ए बी इक्वल है पी क्यू के एंड पी क्यू इक्वल है एक्स वाई की, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, देन ए बी इक्वल होगा एक्स वाई के। अगर हम ए बी को 5 सेंटीमीटर मान लें, पी क्यू को भी हम 5 सेंटीमीटर मान लें, देखिए ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी इज इक्वल पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू एक्स वाई के इक्वल दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल एक्स वाई, इट मीन्स ये भी 5 सेंटीमीटर हुआ। अब देखिए ए बी भी तो 5 है और यहाँ पर एक्स वाई भी 5 है, इट मीन्स ए बी इज इक्वल है एक्स वाई के। तो स्टेटमेंट तो हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। इसके लिए हम रीज़न क्या लिखेंगे, तो देखिए इट इज़ गिवन दैट ए बी एंड पी क्यू आर टू टर्मिनेटेड लाइन, ए बी और पी क्यू टू टर्मिनेटेड लाइन है एंड आर बोथ इक्वल टू थर्ड लाइन एक्स वाई, ए बी पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। और हमने यूक्लिड की फर्स्ट एग्जाम पढ़ी थी, उसकी स्टेटमेंट क्या थी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये तो फर्स्ट एग्जाम है। उसके अकॉर्डिंग जो लाइन ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई है विल बी इक्वल टू ईच अदर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। हमें कुछ टर्म दी हुई हैं, उनको डिफाइन करना है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ये जो टर्म दी हुई है इनको डिफाइन करने से पहले हमें कोई और टर्म भी है जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट आर दे, वो कौन सी हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम, और उनको आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होती क्या है, देखिए एक लाइन हमने ली ए बी, एक लाइन हमने ली पी क्यू, ए बी पैरेलल है पी क्यू, इट मीन्स जो ए बी है और पी क्यू है वो आगे हम कितनी भी बढ़ाएं वो कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। ठीक है, उनका जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ए से ए बी का और पी क्यू के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही रहेगा, आगे हम कितना भी बढ़ाते चले जाएं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा, आगे भी 2 सेंटीमीटर होगा, उससे आगे भी 2 सेंटीमीटर होगा, मतलब इनफाइनाइट लेंथ बढ़ाने पे भी इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो जो हमने लिया है वही रहेगा। तो इसके लिए डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन दैट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब सेकंड टर्म हमारी क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे हमेशा। ये ए बी एक लाइन है और ये बी सी एक लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा, इसलिए वो क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। तो देखिए स्टेटमेंट भी लिखते हैं। तो स्टेटमेंट हमारी क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, जो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करे, इट मीन्स उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब हमें थर्ड जो टर्म डिफाइन करनी है वो क्या है, लाइन सेगमेंट। तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, हमने एक लाइन खींची, हमें नहीं पता कितनी बड़ी है वो, हमने ए पॉइंट लिया, ये हमने बी पॉइंट लिया, आगे भी ये लाइन बढ़ती जा रही है, टर्मिनेटेड लाइन है। ठीक है, अगर हमें लाइन सेगमेंट डिफाइन करना है, इट मीन्स ए बी लाइन सेगमेंट जो लाइन है उसमें से हम कोई डेफिनेट लेंथ की सी डी ले लेते हैं, एक लाइन जिसकी लेंथ हमने मान ली लेट 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्या होती है, लाइन का एक डेफिनेट पार्ट होता है जिसकी हमें लेंथ पता होती है। ठीक है, 2 एंड पॉइंट होते हैं उनके, इसकी हमें लेंथ पता है। एक लाइन सेगमेंट जो है वो एक लाइन का पार्ट है जिसकी हमें लेंथ पता है। ओके,
तो इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, ए लाइन सेगमेंट इज़ अ पीस और अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट एक लाइन का वो पार्ट है जिसके टू एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं सी डी। अनलाइक अ लाइन सेगमेंट हैव अ डेफिनेट लेंथ, एक डेफिनेट लेंथ है, हमें ए बी की लेंथ नहीं पता बट हमें सी डी की लेंथ पता है 4 सेंटीमीटर है, इट मीन्स वो क्या है, लाइन सेगमेंट। अब फोर्थ टर्म हमारी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, अगर हम एक सर्कल बनाएं, उसका सेंटर हम ओ ले लें, तो सेंटर से सर्कल की एंड पॉइंट पे, मतलब इस जो सर्कल है इसके कोई सा भी पॉइंट ले, उस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, रेडियस। देखिए सेंटर से एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये सब क्या है, रेडियस है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। अब लास्ट हमारी टर्म क्या दी हुई है, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड ए बी सी डी, हमने क्वाड्रिलेटरल लिया जिसकी चारों साइड ए बी बी सी डी ए डी, ये सब क्या है, इक्वल है। इट मीन्स ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल डी ए। लेट कर लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर है, चारों इक्वल हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल, चारों एंगल राइट एंगल होंगी एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड ही इक्वल होंगी। अब देखिए हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इन डेफिनेशंस में हमें और क्या क्या टर्म की ज़रूरत पड़ी, एंगल्स की, क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, और प्लेन, बहुत सी टर्म ऐसी थी जिनकी हमें ज़रूरत पड़ी, तो हम वही टर्म यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए, येस वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द टर्म्स लाइक पॉइंट, लाइन, रे, एंगल, प्लेन, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटर एक्सेट्रा बिफोर डिफाइनिंग द रिक्वायर्ड टर्म्स। इन सब रिक्वायर्ड टर्म्स को हमें डिफाइन करने के लिए पॉइंट, लाइन, रे, एंगल, प्लेन, सर्कल, क्वाड्रिलेटर, इन सब टर्म का भी आइडिया होना चाहिए जो कि हमें पता था। अब करते क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 हमें क्या कह रहा है, कंसिडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो। फर्स्ट पोस्टुलेट हमारी क्या है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ बिटवीन ए एंड बी। 2 अलग अलग पॉइंट दिए हुए ए बी, उनके बीच में थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड हमें क्या कहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन में नहीं है। उसके बाद हमें क्या कहा है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, इनके बीच में क्या कोई अनडिफाइंड टर्म यूज़ हो रही है। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट फॉलो कर रही है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट हमें क्या कहा है, ए और बी एक पॉइंट है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ बिटवीन ए एंड बी। ये तो हमने लाइन बना दी है, अगर हम लाइन ना बनाएं, अगर हम एक पॉइंट ले ए, दूसरा पॉइंट ले बी, ठीक है, इनके बीच में क्या थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए अगर ये पॉइंट लाइन में है, एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। उसके बाद क्या कहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। 3 पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, ये पी, ये क्यू और ये आर। देखिए क्या ये 3 पॉइंट्स सेम लाइन के अंदर हैं, नहीं है, बट ए सी बी जो हैं वो 3 पॉइंट्स जो हैं वो सेम लाइन के अंदर है, क्योंकि कहा भी है कि जो सी पॉइंट है वो ए और बी के बीच में बिटवीन ए एंड बी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या इन पोस्टुलेट के अंदर कोई अनडिफाइंड टर्म है, यस। दीज postulates contain undefined term, ओके। उसके बाद क्या है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं, यस ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो पोस्टुलेट दी हुई हैं अलग अलग सिचुएशन की हैं। ये सिचुएशन दी हुई है
ये सेम लाइन के अंदर आ रही है, और ये पोस्टुलेट जो दी हुई है सेकंड, नॉट ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन में नहीं है। ऐसे 3 पॉइंट जो सेम लाइन में नहीं है, पी क्यू आर। और इसमें क्या है, इस पोस्टुलेट में ही कहा है कि ए बी सी 3 पॉइंट्स के अंदर आ रहा है, तभी तो सी पॉइंट ए बी के बीच में आएगा। तो ये जो पोस्टुलेट है कंसिस्टेंट है। तो देखिए यही हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है बिकॉज दे रेफर टू 2 डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन है। These postulate do not follow from Euclid's postulate. Euclid's postulate follow नहीं कर रही है। क्यों नहीं follow कर रही है? They follow from the axiom. Axiom follow कर रही है। कौन सी axiom? Given 2 distinct point, there is unique line that passes through them. इसका मतलब क्या है? 2 distinct points हैं, कोई एक यूनिक लाइन पास करेगी इनके बीच में से। तो अगर हम अपने पॉइंट्स पे अगेन आए, तो अगर हम ए बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लें तो एक यूनिक लाइन ही यहाँ से पास करेगी, ऐसे नहीं कि हम कोई सी भी लाइन पास कर देंगे, यही एक यूनिक लाइन इसके बीच में से आएगी। ओके, ये हमारी पोस्टुलेट नहीं थी, एक्सॉम थी। तो ये पोस्टुलेट जो है यूक्लिड पोस्टुलेट फॉलो नहीं करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? एक्सॉम फॉलो करते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 हमें क्या कह रहा है, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। 2 पॉइंट हैं ए और बी, सी लाई कर रहा है इन पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट्स, सच दैट ए सी इज इक्वल है बी सी के। ये ए सी इक्वल है बी सी के। देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल है हाफ ऑफ ए बी। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। तो देखिए हमें क्या एक्सप्लेन करना है, ए सी इज इक्वल है हाफ ऑफ ए बी की, ये प्रूव करना है। इट मीन्स ए सी इज इक्वल बी सी, ये तो हमें गिवन है, तो हमें दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों में ए सी में क्या ऐड कर दें, ए सी ही ऐड कर दें, बी सी में भी ए सी ऐड करें, ए सी में भी ए सी ऐड कर दें, तो लिखते हैं ऐड ए सी ऑन बोथ साइड्स। तो ए सी प्लस ए सी इज इक्वल है बी सी प्लस ए सी। ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। एंड बी सी प्लस ए सी, तो ए बी हो गया। अगर हम ए सी के इधर जो 2 है इधर ले जाएं, तो ये मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, हाफ ऑफ ए बी। तो देखिए यही तो टर्म हमें प्रूव करनी थी कि ए सी इज इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। प्रूफ हो गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 है हमारा, इन द अबव क्वेश्चन पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। जो पॉइंट सी है वो मिड पॉइंट कहला रहा है लाइन सेगमेंट ए बी के। हमें प्रूव करना है दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। सभी लाइंस में एक ही मिड पॉइंट होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम दैट सी एंड डी 2 मिड पॉइंट हैं, बोथ आर मिड पॉइंट, दोनों ही हमारे मिड पॉइंट है। इस इट मीन्स अगर हम लाइन सेगमेंट बनाए ए बी, एक ही सी भी मिड पॉइंट है और एक ही डी भी मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी इज इक्वल सी बी की हो जाएगा। ए सी इज इक्वल सी बी, हमने दोनों ही मिड पॉइंट माने हैं, सी बी और डी बी। तो फर्स्ट अगर हम सी को मिड पॉइंट मानते हैं, कहते हैं, तो ए सी इज इक्वल सी बी हो जाएगा। ऑल्सो ए सी इज इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ए सी हमारा हाफ है ए बी के, ठीक है। अगर हम डी, अभी तो हमने सी मिड पॉइंट लिया था, सी की जगह हम डी मिड पॉइंट ले लें, डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, तो ए डी इज इक्वल डी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। ओके, तो ए डी डी बी के इक्वल है, तो ए डी हमारा हाफ हो जाएगा ए बी के। ये सेकेंड इक्वेशन होगा। अब देखिए ए सी है हाफ ऑफ ए बी, ए डी है हाफ ऑफ ए बी, दोनों इक्वेशन को अगर हम लें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से ए सी ए डी के इक्वल आ जाएगा, ए सी इज इक्वल ए डी, हो गया।
इट मीन्स AC इज इक्वल है AD के। कब होगा प्रूफ, कब हम इसको कह सकते हैं, इफ़ पॉइंट C एंड D दोनों आपस में क्या करें, कोइंसाइड, तभी हम AC इज इक्वल AD कह सकते हैं। तभी कहेंगे जब C पॉइंट D पॉइंट के कोइंसाइड हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ़ AC इज इक्वल BD, ये AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल CD, ये हमें प्रूव करना है, AB इज इक्वल CD के। ठीक है, अगर हम AC लें तो AC किससे मिलके बना है, AB प्लस BC से, लिख देते हैं AB प्लस BC, ये फर्स्ट इक्वेशन। देन BD लें, BD इज इक्वल BC प्लस CD, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। हमें गिवन क्या है, AC इज इक्वल BD हमें गिवन है, तो जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारी लेफ्ट हैंड टर्म इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के इक्वल है, इट मीन्स राइट हैंड टर्म भी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो ये जाएगा AB प्लस BC इज इक्वल BC प्लस CD। वैसे हम BC और BC यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन हम BC को इधर ले जाते हैं, AB प्लस BC माइनस BC इज इक्वल CD, BC में से BC कट जाएगा, बचेगा क्या, AB इज इक्वल CD। यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है, वाई इज एक्सियोम 5th इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स कंसिडर अ यूनिवर्सल ट्रुथ। जो यूक्लिड एक्सियोम दी हुई है 5th हमें, वो कंसिडर करनी है यूनिवर्सल ट्रुथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो एक्सियोम है वो 5th हमें क्या कह रही है, वो थी द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, the whole is greater than part. This is axiom known as universal. This axiom is known as universal truth. Universal truth क्यों है, because it holds true इन एनी फील्ड। हम किसी भी फील्ड में देख लें तो ये एक्सियोम हमेशा हर फील्ड में अप्लाई होगी, एंड नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ मैथ। ओके, ये एक्सियोम हमारी ओनली मैथ में ही अप्लाई नहीं कर सकते हम अपनी किसी भी फील्ड में इस एक्सियोम को अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये एक्सियोम हमारी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अगर हम केस फर्स्ट लें, 2 केस लेते हैं जिनसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एक्सियोम हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, लेट ए रिप्रेजेंट द होल क्वांटिटी, ओके, एंड इट्स पार्ट्स आर एक्स वाई जेड। इट मीन्स जो ए पॉइंट है वो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए कौन सी टर्म हमारी बड़ी होगी, हमारा ए बड़ा होगा इन कंपेयर टू एक्स, ए बड़ा होगा इन कंपेयर टू वाई, ए बड़ा होगा इन कंपेयर टू जेड। अगर हम इन पार्ट्स को लें तो पार्ट्स हमारे छोटे हैं होल से, तो क्लियरली ए विल बी ग्रेटर देन ऑल इट्स पार्ट्स। ओके, ये तो हमारा केस फर्स्ट हो गया। अगर हम केस सेकंड लें, केस सेकंड में हम मान लेते हैं अपना इंडिया और एशिया। जो इंडिया है वो एक स्मॉल पार्ट है इन कंपेयर टू एशिया। एशिया की मैप में इंडिया एक छोटा सा पार्ट है, तो एशिया हमारा ग्रेटर है किससे, स्मॉल पार्ट इंडिया से।
ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ ना ये, हम मैथ में भी अप्लाई कर पा रहे हैं और हम अपनी किसी भी फील्ड में भी इसे अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ओके, इस सेकंड में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए जो हमने समझा था उसे ही हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है। लेट अस कंसिडर द कॉन्टिनेंट एशिया, हम एशिया कॉन्टिनेंट लें, देन लेट अस कंसिडर ए कंट्री इंडिया, और इंडिया कंट्री लें विच इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ एशिया। अगर हम एशिया का मैप देखते हैं तो एशिया के मैप में एक छोटे से पार्ट में क्या है, इंडिया। तो ये क्या है, विच इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ एशिया। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व दैट एशिया इज़ ग्रेटर देन इंडिया, एशिया हमारी बड़ी है देन इंडिया से। दिस इज़ ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड हैंस दिस एग्जाम इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ। इसलिए ये एग्जाम हमारी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। दैट्स ऑल, ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।